सबसे पहले आपका नाम? दिव्या, लास्ट नेम संधू। आज जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में आई तो मैंने 100 मीटर में भी गोल्ड मेडल जीता है 3 बार लगातार। उसके बाद हैंडबॉल, थ्रोबॉल, इवन स्विमिंग, बाइसिकलिंग और लॉन्ग टेनिस, इन सब में मैं स्टेट लेवल पर खेल चुकी हूँ। 15 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे जो राइट साइड थी वो पूरी डैमेज हो गई थी। 21 फ्रैक्चर आए थे मुझे। इंजरी तो मेरा जो ये रिस्ट है ये पूरा नहीं मुड़ता है। अगर मैं जब ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा टोटल उसको करती हूँ तो यहाँ पे पेन शुरू हो जाती है। मेरे शोल्डर में भी फ्रैक्चर आया था, मेरे आर्म में फ्रैक्चर आया था, लव हैंडल के अंदर रॉड घुस गई थी। तो वजह से मैं 3 दिन कोमा में भी थी। वो भी नहीं पता था कि 51 शक्तिपीठ होता क्या है। तो अभी जो मैंने कल रात को ये बोला कि लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उन्हें ये नहीं पता कि 51 शक्तिपीठ क्या है। उन्हें ये पता है कि गुच्ची क्या है, उन्हें आईफोन के बारे में पता है, आईफोन की मॉडल्स कौन कौन से हैं वो पता है, और ब्रांड्स पता है कपड़ों के, लिपस्टिक के शेड्स पता है, लेकिन आपको अपना कल्चर ही नहीं पता। रात को 4 बजे पहुंची मैं वहाँ पे। मेरे मतलब ठंड हो रही थी, 11 भी नहीं, 1 था टेम्परेचर, इतनी ठंड थी। उसमें मुझे पसीना आ गया था। फोर्ट है, मैं गई थी कांगड़ा फोर्ट के बारे में जानते हो आप? वो फोर्ट का इतिहास महाभारत में है, महाभारता से लिंक है वो कांगड़ा फोर्ट। ये मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं वहाँ गई नहीं। मैं वहाँ गई, वहाँ के लोकलों से मैंने बात करी, तब मुझे पता चला कि पांडव भी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर रहे थे, उन्होंने बसाया था। कांगड़ा पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ एक किला है। हे गाइस, तो ये होने वाला है एक छोटा सा इंटरव्यू सेशन टाइप में। इंटरव्यू नहीं, छोटी सी चिट चैट करेंगे, बातें करेंगे, कुछ पूछूंगा मैं इंट्रोडक्शन टाइप में, क्योंकि मैंने ये पहली एओजी राइड की है और मुझे काफी नए चेहरे मिले और जो मेरा इंटेंशन था वही हुआ। बस मुझे एक यूनिक चेहरा मिला जो कि था दिव्या का, और दिव्या का नाम हर किसी को पता है क्योंकि दिव्या अकेली सोलो फीमेल राइडर है जो हमारे साथ आई है। दिव्या के कारनामे बहुत बड़े हैं जो अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि क्या क्या होगा, और इसी के जो भी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो दिव्या बताएगी, तो मैं भी कुछ जान पाऊंगा कि कैसी है, कहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि स्कूलिंग कहाँ थी और कैसे अपने लाइफ की इस एज में, मतलब इस एज में और इस टाइम पे आके क्या अचीव करना चाहती है और क्या मोटिव है और क्या फ्यूचर के लिए सोचा है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? दिव्या, लास्ट नेम संधू। तो मैं हूँ पंजाबी सरदारनी, तो मैं संधू फैमिली यानी कि जो जट होते हैं पंजाबी, उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे देख के बहुत लोग वैसे ये बोल नहीं पाते, ये शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए ना, कि मैं पहाड़ी लगती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं लगता तो है थोड़ा सा कि मैं पहाड़ी लगती हूँ। कोई नहीं, अच्छी बात है। तो स्कूलिंग कहाँ से की आपने? स्कूलिंग मेरी मिक्स हुई है। मैंने 5 अलग स्कूल से पढ़ी हूँ। आर्मी स्कूल में भी गई थी क्योंकि ग्रैंड डैड जो थे मेरे वो आर्मी से थे, उस तरफ पढ़ी हूँ, और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ी हूँ, श्रीलंका में भी पढ़ी हूँ 3 साल, और प्राइवेट स्कूल के बाद गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ी हूँ, सर्वोदय कन्या विद्यालय में भी पढ़ी हूँ। तो 12th +2 मेरी वहाँ से ही हुई है, एक गवर्नमेंट स्कूल से। ओके, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप में कुछ? हाँ, अभी मेरी चल रही है ना, मेरी BBA चल रही है, फाइनल ईयर। BBA फाइनल ईयर चल रही है, चलो अच्छी बात है। सो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिस टाइप से जो भी नेशनल, इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट जो कुछ भी है उसके बारे में क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स आप खेलते हो, और एडवेंचर एक्टिविटीज़ में किस तरीके से रुझान बढ़ा? मैं एक्चुअली जब गवर्नमेंट स्कूल में आई थी, मैं पहले जब प्राइवेट स्कूल में थी तो वहाँ बास्केटबॉल में थी, तो मैंने स्टेट लेवल पर उस स्कूल से मैंने बास्केटबॉल में भी पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में आई तो मैंने 100 मीटर में भी गोल्ड मेडल जीता है 3 बार लगातार। उसके बाद हैंडबॉल, थ्रोबॉल, इवन स्विमिंग, बाइसिकलिंग और लॉन्ग टेनिस, इन सब में मैं स्टेट लेवल पर खेल चुकी हूँ। ओके, तो मतलब घर के अंदर बहुत सारे मेडल है, मतलब ये समझ सकता हूँ मैं। हाँ, लेकिन अब वो पता नहीं किधर रखे हैं। हाँ, मेडल है काफ़ी, सोलो भी किए हैं 100 मीटर्स, तो ट्रॉफीज भी बहुत हैं। मैन ऑफ द वुमेन भी मिला है मुझे, वैसे मैन ऑफ द मैच होता है, पर मैन ऑफ द वुमेन भी मिला है मुझे। ओके, और आपने इंडिया को एशिया के अंदर रिप्रेजेंट किया था किस एक्टिविटी के लिए? स्विमिंग के लिए।
100 मीटर 200 मीटर? हाँ 100 मीटर नॉर्मल मतलब सिंपल बटरफ्लाई। तो क्या मतलब एशिया इन द सेंस कि कौन सी कंट्री में? कॉमनवेल्थ के लिए मैंने 100 मीटर स्विमिंग के लिए किया था मैंने, और उसमें कुछ आया नहीं था, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला था सर। ओके, तो उसके बाद फिर आपका जो ये एक तरीके से जो जर्नी है कि एडवेंचर या फिर टूर करना और इंडिया को एक्सप्लोर करना, ये किस तरीके से स्टार्ट है? मतलब किक पॉइंट क्या था? ये मोटरसाइकिलिंग का या दुनिया से कुछ अलग हटे करने वाली कुछ लीग या फिर कुछ बोलते हैं कि कुछ इनिशिएटिव चिंगारी टाइप में? ऐसा मेरे को कुछ था नहीं, मतलब बहुत ही नॉर्मल हूँ मैं भी, जैसे सब है, जैसे आप लोग हो, मैं भी वैसी हूँ नॉर्मल। पर ये अपब्रिंगिंग मेरी मॉम से मुझे मिली है। जैसे कि मैंने इतना ट्रैवल एक्सप्लोर किया है, काफ़ी ग्रुप्स के साथ मैंने किया है, ये AOG के साथ मेरी ये पहली राइड है। लेकिन मैंने काफ़ी एक्सप्लोर वैसे ही बहुत किया है, सोलो भी किया है, ग्रुप्स के साथ भी किया है। तो कई चीज़ें, बहुत चीज़ें मुझे नज़र आई सेम है, लोगों के एटीट्यूड में भी बहुत मुझे नज़र आया कि सेम तरीका है। और मुझे लगता है हर इंसान, मुझे क्या लगता है, ये तो सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हर कोई इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि वो इंसान भी इम्पॉर्टेंट है जो किसी के घर पे झाड़ू पोछे का काम भी करता है, क्योंकि उसकी अचीवमेंट उसके हिसाब से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। तो हर किसी को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। जो मैं चीज़ है ना, ये चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं, ग्रुप्स में देखी हैं, इंट्रोज में देखी हैं। तो जब कोई मुझसे मेरे बारे में पूछता है ना, तो मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। मतलब कोई जैसे अभी ये मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं ये आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपको बता पा रही हूँ। अब जब कोई मुझसे वैसे, जैसे कल हुआ एक इंट्रो, जब मुझसे ये बोला कि अपना इंट्रो दो, तो समझ ही नहीं आता ना मैं क्या बताऊँ। मतलब बोलने के लिए मेरे पास, मेरे अलावा, मतलब अपने बारे में बात करने के अलावा मेरे पास और भी बहुत चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, ग्रुप में चलाते हैं, उससे ज़्यादा इफेक्ट होती है ग्लोबल वार्मिंग। पेट्रोल हम इतना बर्न करते हैं, पर हम लोग फिर भी करते हैं, हमें पता है कि वो चीज़ हार्मफुल है, पर फिर भी हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोगों को अच्छा लगता है। बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें जिनके बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं अपने बारे में बात करती हूँ तो मैं समझ ही नहीं पाती मैं अपने बारे में बात ही क्या करूँ। मतलब बताने के लिए इतना कुछ है कि आदमी बता नहीं पाता है शॉर्ट टाइम में, क्या बताऊं, खिचड़ी बन जाती है मेरे किसको दिमाग में, हाईलाइट करूं, किसको नहीं करूं, क्या बोलूं मैं, क्या बताऊं। जब बोलना चाहते हैं तो कुछ रह भी जाता है कि अच्छा ये तो बता देना चाहिए, अच्छा था, ये बताया, इससे ज्यादा वैल्यूएबल चीज तो मिस हो गई। हाँ मतलब यार ये क्या बात हुई। मतलब मैंने एशिया खेला है तो बहुत लोगों ने खेला है, बहुत लोगों ने खेला है, मैंने तो छोड़ दिया सब कुछ करके। कुछ लोग तो अभी तक कर रहे हैं। क्या था कि छोड़ा क्यों? मेरे इंजरीज हो गई थी बहुत। 15 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे जो राइट साइड थी वो पूरी डैमेज हो गई थी। 21 फ्रैक्चर आए थे मुझे। इंजरी, तो मेरा जो ये रिस्ट है ये पूरा नहीं मुड़ता है। अगर मैं जब ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा टोटल उसको करती हूँ तो यहाँ पे पेन शुरू हो जाती है। मेरे शोल्डर में भी फ्रैक्चर आया था, मेरे आर्म में फ्रैक्चर आया था, लव हैंडल के अंदर रॉड घुस गई थी। और ये एक्टिवा से हुआ था। मतलब एक्टिवा को ठोक दिया था या एक्टिवा को किसी ने ठोक दिया था? एक्चुअली हुआ ये था कि मैं ट्रिपलिंग कर रही थी और मैंने हेलमेट पहना था और मैं जॉब करती थी रिटेल में, क्योंकि मेरे को ऑफ कोर्स फंड्स चाहिए थे मेरी मोटरसाइकिल के लिए, तो वो मैं रेगुलर कॉलेज से नहीं कर सकती थी, तो मुझे फुल टाइम जॉब लेनी पड़ी अपने लिए। और मैं गुड़गांव से दिल्ली जा रही थी, रोज़ अप डाउन करती थी मैं, कभी स्कूटर से, कभी बाइक से और कभी स्कूटी से। तो उस दिन मेरे पास एक्टिवा था, तो 3 लड़के पीछे पड़ गए हमारे, और जो मेरी सेंटर में जो कलीग बैठी थी उसका लेडीज़ का हैंड बैग वो खींच रहे थे। तो उन्होंने खींचा, मैंने वापस गई उनके पीछे और मैंने भी खींचा। तो खींचा तानी में बक्कल टूट गया उसका, और मैं जहाँ गिरी वहाँ पे टोल जो था, गुड़गांव टोल, वो टूट रहा था, उसका सारा वेस्ट वहाँ पड़ा हुआ था, तो मैं वहाँ गिरी। लेकिन रॉड जो घुसी मेरे लव हैंडल में वो तो अलग है, लेकिन जो मुझे इंजरी हुई मेन, जिसकी वजह से मैं 3 दिन कोमा में भी थी, वो हुआ हेलमेट की वजह से। मैंने हेलमेट का साइज गलत पहना था, मैंने मीडियम साइज पहना था और ओपन फेस हेलमेट पहना था, जिसकी वजह से जो शीशा होता है वो यहाँ पे चिपक गया था, यहाँ पे बहुत बड़ा कट आ गया था। कोई मुझे धूप में देखेगा तो उससे स्टिचेस नजर आएंगे, ये देखो।
ये स्टिचेस हैं यहाँ पे। और मेरा फेस मतलब खत्म हो चुका था। पिक्चर्स भी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाली थी। लोग डर गए थे वो देख के, मुझे पहचान में ही नहीं आ रही थी मैं। तो मेरा ब्लाइंड स्पॉट है राइट साइड की, जो ये राइट एक्सट्रीम राइट है, मेरे लिए ब्लर है, मुझे दिखता नहीं है यहाँ से। एक्सट्रीम राइट बोले तो इधर की ये वाला, हाँ ये वाला हिस्सा मुझे दिखता नहीं है, ये ब्लर है। दिस इज 90, ये ब्लर है, ये ब्लर है और अंधेरा जैसे ही होता है तो ये मेरे लिए ब्लैंक स्पॉट है। लोगों के ब्लाइंड स्पॉट होता है, राइट आई का विजन है वो 50% है, लोगों का ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो ये मेरा एक्सीडेंट की वजह से हुआ। यहाँ पे मेरी इंजरी हुई थी, यहाँ पे होल हो गया था 2 इंचेस का हेड में। तो यहाँ पे 2 स्टिचेस भी है मेरे। इवन जो चीक बोन है यहाँ पे, ये चीक बोन के साथ मेरा स्किन चिपक गया था। तो सिर्फ हेलमेट की वजह से ये सारी इंजरीज हुई थी। मेरी नाक भी चक गई थी और उस टाइम पे सबको पता यार 19 के बाद लोगों को ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, मैंने भी लगाए थे, मेरे ब्रेसेस लगे हुए थे। तो ये सब अंदर चला गया था। ब्रेसेस के साथ मेरी जो लिप्स थे वो सब चिपक गए। और जो आपने दूसरी अपनी इंजरी बताई है, जो रॉड घुसने थी, उसके बारे में थोड़ा सा। रॉड जो थी वो यहाँ घुसी थी, यहाँ पे अभी भी मार्क है। तो जब मैं ज्यादा राइट ले लेती हूँ तो इस तरफ से मेरा एंगल मुड़ता नहीं है। कई बार मैं गिर जाती हूँ, जैसे मैंने डकार तो बहुत बड़ी चीज है। मैंने डेजर्ट स्टॉर्म सोचा था कि मैं पार्टिसिपेट करूंगी 2020 में। तो उसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी, बहुत वर्कआउट करना पड़ा, क्योंकि मेरा जो वेट था एक्सीडेंट के टाइम पे पहले 50 था एक्सीडेंट से पहले, और जब एक्सीडेंट हुआ तो वो 43 हो गया था। इतना मैं कमजोर हो गई थी। तो मैंने अपने आप को बहुत रिकवर किया। मैंने 2 साल में मैंने बुलेट भी खरीद ली कि मैं ज्यादा हैवी मोटरसाइकिल चलाऊंगी। वो भी मुझसे चलाई नहीं जाती थी क्योंकि मेरे से वेट नहीं संभाला जाता था उसका। और मैंने ये सोचा था मेरे को डेजर्ट स्टॉर्म करनी है। तो धीरे धीरे फिर जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। उससे पहले ही छोड़ दी थी वैसे तो। जस्ट 3 दिन पहले मैंने रिजाइन डाला। मैं रोलेक्स के लिए काम करती थी। जस्ट 3 दिन पहले मैंने रिजाइन डाला और 3 दिन बाद लॉकडाउन हो गया। तो मैं कहीं जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मुझे 51 शक्तिपीठ का आइडिया जो है वो तो नवंबर में आया। उससे पहले मेरे को इंडिया करना था। इंडिया के लिए मैंने रिजाइन डाला। मैंने बोला था रोलेक्स में मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए, मैं पूरा इंडिया करके वापस आ जाऊंगी। पूरा इंडिया 2 महीने में। हाँ, मेरे पास प्लान भी था 2 महीने का, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आपको नहीं मिल सकती छुट्टी। तो फिर मुझे रिजाइन करना पड़ा। फिर लॉकडाउन हो गया। तो फिर मैंने अपने ऊपर और मेहनत करनी शुरू कर दी और ज्यादा एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी। हेड स्टैंड मैंने जिंदगी में नहीं कभी किया था, मैंने हेड स्टैंड कर लिया। योगा, मेडिटेशन करनी शुरू कर दी। बहुत चीजें मैंने लॉकडाउन में करी, बहुत लोगों ने करी। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, आप लोग खाना बनाना भी शुरू कर दिया होगा। हाँ, मैंने खुद कई सारी रेसिपी ट्राई की थी और मेरे तो खैर लॉकडाउन के स्टार्टिंग के डेज बहुत ज्यादा टफ थे, क्योंकि पानी भी नहीं मिल रहा था। मुझे तो भाई बहुत मजा आ गया लॉकडाउन। तो मैं तो चाहती हूँ हमेशा ही हो जाए बंदा, मतलब एकदम सोशल डिस्टेंस, सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब। इंटरनेट जो भी हो रहा है सब इंटरनेट पे हो रहा है, बस वहाँ पे ट्रैफिक मिल रहा था, सड़क पे नहीं मिल रहा था। कुछ मामलों में लॉकडाउन अच्छा भी था और कुछ मामलों में आपको पता ही है लॉकडाउन की जो कुछ डिप्रेशन, जो लोगों का पेन था अंदर, उन लोगों ने। तो आप जो ये राइड करते हो तो उसके लिए फंड्स कहाँ से आते हैं? जो मैंने जॉब करी थी ना, मतलब मैंने बहुत अर्ली एज में जॉब शुरू कर दी थी। मैंने किया था 2011 में लद्दाख, तब मैं 16 साल की थी। तो जब मैंने लद्दाख करा था, वहाँ से आने के बाद मैंने अपने लिए पार्ट टाइम जॉब करी थी। फिर 18 के होते होते मैंने फुल टाइम जॉब करनी शुरू कर दी थी, जिस वजह से मेरी एजुकेशन, फुल टाइम की जो भी अर्निंग है वो इतनी नहीं हो सकती कि आप मेरी थी। रिटेल में जब आप जॉब करते हो, जैसे मैंने जो पोस्ट पे काम किया वो मैनेजर पोस्ट मिली थी मुझे। तो वहाँ पे मेरी सैलरी अच्छी थी, 60-70 मुझे वैसे ही मिलता है सैलरी है, और उसके बाद मिलता था इंसेंटिव। तो जो रोलेक्स की जो जॉब थी उसमें तो काफी अच्छा इंसेंटिव था और फिर सैलरी भी बहुत अच्छी थी। तो वो लोग बाकी कुछ करते भी रहते थे, जैसे फंड्स वगैरह दे दिए, दिवाली में बोनस आ गया, फिर सैलरी इंक्रीमेंट भी होता था। तो मैंने अच्छा 10 साल जॉब करी है मैंने। जो सेविंग है उससे अब, हाँ ओके। तो अब जो आप बता रहे थे कि जी मीडिया कवर कर रहा है, उसके पीछे की थोड़ी सी जी को जब मैंने बताया था, इन लोगों ने मेरे से पूछा कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, उज्जैन में मुझे मिले थे कि
आप जा रहे हो, आप क्या कर क्या रहे हो? तो उनको मैंने बताया था कि मैं 51 शक्तिपीठ जो है वो कवर कर रही हूँ। तो वो लोग भी सरप्राइज हुए थे, उनको भी नहीं पता था कि 51 शक्तिपीठ होता क्या है। तो अभी जो मैंने कल रात को ये बोला कि लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उन्हें ये नहीं पता कि 51 शक्तिपीठ क्या है। उन्हें ये पता है कि गुची क्या है, उन्हें आईफोन के बारे में पता है, आईफोन की मॉडल्स कौन कौन से हैं वो पता है, और ब्रांड्स पता है कपड़ों के, लिपस्टिक की शेड्स पता है, लेकिन आपको अपना कल्चर ही नहीं पता कि आप एग्जैक्टली क्योंकि इंडिया के सब लोग वेस्टर्नाइज या फिर मॉडर्न की तरफ भाग रहे हैं, तो उतना हाँ कल्चर खोते वो लोग जो अपने आप को, मैं मतलब नो हार्ट फीलिंग्स, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बुरा लगता है। मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे लोगों को लगता है कि मुझे गुस्सा आता है, पर मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे बुरा लगता है। बुरा वो मुझे देखने को मिला कि मैं एग्जैक्टली पीछे था जब वो गाड़ी वाले ने ठोका था साइड से, तो मैं ही था जो पीछे था उस टाइम पे। तो उसके बाद जो गाड़ी वाले के साथ हल्का सा गुस्सा था, नॉर्मल था वो नॉर्मल बिहेवियर था मेरा भी। तो गुस्सा अगर मेरे को आता ना तो मैंने पत्थर उठा के उसका शीशा ही तोड़ना था सीधा। लेकिन वो फैमिली के साथ बैठा हुआ था, उसको एटलीस्ट अपनी फैमिली के बारे में सोचनी चाहिए। उसके बच्चे भी बैठे हुए हैं, आपने देखा था उसने कैसे ली गाड़ी? हाँ, उसकी गलती थी। उसने गाड़ी ऐसे पार्क थी, गाड़ी कभी भी यूं नहीं निकालते, गाड़ी हमेशा यूं निकालते हैं, और वो भी देखकर उसने गाड़ी यूं निकाली और मैं वहां से आ रही थी स्पीड में, वो तो स्पीड स्लो कर ली, वो तो पता चल गया मुझे कि ये निकालने लगा है गाड़ी। मुझे कुछ हुआ नहीं, उसी की गाड़ी का बोनट बाहर आ गया। कुछ पार्ट तो रोड पे गिर भी गया था। उसी को नुकसान हुआ, मुझे नहीं हुआ। ओके, तो 51 शक्तिपीठ में से कितने कवर कर लिए हैं आपने? 16। ओके, 16 कवर कर चुके हो। तो कुछ राजस्थान में है, राजस्थान किया तो मैंने। एक दो तो शायद पाकिस्तान के अंदर भी है, उनका क्या दो है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान मैं कोशिश करूंगी, जैसे मिनिस्ट्री जो है टूरिज्म मिनिस्ट्री, मैं उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। और शायद एक दो बांग्लादेश में भी है। बांग्लादेश में एक है, नेपाल में है, चाइना में है, श्रीलंका में भी है। चाइना वाला कैसे करोगे? और मेघालय में भी है। तो मलेशिया में भी है। 51 शक्तिपीठ से पहले मुझे आप ये बताओ कि जो ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, मतलब कि 12 ज्योतिर्लिंग है, ये कवर कर लिए आपने? यही चीज थी कि लोगों को लगता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंगा है, वो मेरे से पहले भी किसी ने ये चीज पूछी थी कि 12 ज्योतिर्लिंग आपने कवर करे हैं। वो बहुत लोग कर रहे हैं और वो लोग वो करके खुश हैं, पर मुझे वो करके खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ। शायद मेरी सोच वैसी है क्योंकि मैं एक औरत हूँ, और मैंने देखा है कि फीमेल से रिलेटेड किस तरह के स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ में। लोगों को लगता है कि औरत होना आसान है, औरतों को सब चीज़ें मिल जाती हैं, लोग बड़े पार्शल हो जाते हैं लेडीज़ को देख के। तो ऐसा नहीं है, ये हर जगह नहीं होता है, बहुत जगह फाइट करनी पड़ती है बीइंग अ गर्ल। तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ करने के बाद ही मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा अभी फोकस फीमेल ओरिएंटेड टेम्पल्स की तरफ ज़्यादा है, कि पहले मैं वो करूँगी, मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बीच में जहाँ पर क्योंकि जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगा है, वहाँ पर भी शक्तिपीठास हैं, तो जब मैं वो कवर करूँगी तो मैं वो भी कवर करूँगी, उसमें कोई हर्ज नहीं है, मेरे वो भी कवर हो जाएंगे। लेकिन मेरा फोकस 51 शक्तिपीठा की तरफ ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग अगर केदारनाथ मेल ओरिएंटेड चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो अब फीमेल ओरिएंटेड टेम्पल्स को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नो कमेंट्स। नहीं, आप देखो इस चीज में तो पार्शल नहीं हो सकते ना, आप जाओ केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ। नहीं, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, बस मेरा एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब मैं केदारनाथ गया था तो मैं वहाँ ये देख के नहीं गया था कि वहाँ पे मेल है या फीमेल है, एक 1 सेकंड। और मैं गया था मतलब एज अ पर्पज ऑफ ट्रैक के लिए, जैसे कि मैं उज्जैन गया था। उज्जैन के अंदर महाकाल नहीं, दुर्गा का मंदिर है, वहाँ पे शक्तिपीठ है। वहाँ पे एग्जैक्टली एक तरीके से 2 शक्तिपीठ है उज्जैन के अंदर। वहाँ एक शक्तिपीठ है और एक सिद्धपीठ है, जिसके अंदर वो बहुत सारे दिए जलते हैं। क्या नाम है? मैंने जो कल सुना था वो ये था कि आप वुमेन के लिए मतलब कि अपनी तरफ से एक NGO चलाते हो, या फिर लोगों को जो भी फीमेल राइडर हैं, राइड करना चाहती हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है,
उनको अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करते हो कि उनको राइड सिखा सको, और अभी फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड क्या एम लेके चल रहे हो कि मैं अपने लाइफ में ये अचीव करने वाली हूँ या इस तरीके से वुमेन को एम्पावर करूंगी, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आप बताओ। एक्चुअली बात ये है कि लड़कियों ये सब चीजें इंटरेस्ट की बात होती है, ठीक है। मैं अभी जैसे धीरे धीरे जो है ये सेगमेंट लड़कियों के लिए और वाइडर होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लड़कियां इस सेगमेंट के अंदर भी आती जा रही है, इंटरेस्ट दे रही है। लेकिन नो हार्ड फीलिंग्स मैंने बहुत देखा है कि लड़कियां जो है सिटी गर्ल्स इस चीज को एज अ शो ऑफ देख रही हैं कि वो लोग राइड करती हैं सोशल मीडिया के लिए, फोटोज के लिए, और मतलब दे वांट टू गेट फेमस, और उस चीज के लिए वो लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा टाइम और निकाल कर विमेन ओरिएंटेड चीजें करनी चाहिए ताकि लड़कियां और ज्यादा मोटिवेट हो, क्योंकि हम जो करेंगे हमें देखा देख जो भी हम लोगों से इंस्पायर होते हैं वो ये करेंगे। पहली चीज तो ये कि मैं इतनी बड़ी हूँ नहीं, कोई बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ या मैं कोई बहुत बड़ी इंसान नहीं हूँ, बहुत ही नॉर्मल हूँ, आप लोगों की तरह ही, आप लोगों की तरह ही सोचती हूँ। पर फर्क बस इतना है कि मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जो अचीव किया है वो बहुत कम है उस हिसाब से जो मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। लड़कियों के लिए जो मैं चीजें करती हूँ वो ये कि वो जहाँ पर भी होती है वहां जाकर के उन्हें मोटरसाइकिल बेसिक समझाती हूँ। बाकी अब उनकी ऊपर है, उनका इंटरेस्ट है वो कितनी मोटरसाइकिल चलाएंगे उसको मैं मोटिवेट जरूर करूंगी, अपनी तरफ से मैं जरूर बोलूंगी उनको कि आप मोटरसाइकिल चलाओ। अब जब तक उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई जबरदस्ती, बच्चे तो है नहीं कि मैं जबरदस्ती उनकी फूड तो मैं उनके मुंह में नहीं डाल सकती हूँ, खाना रख सकती हूँ, तो खाना रख दिया मैंने, सिखा दी मैंने मोटरसाइकिल, अब करना खुद ही। तो मैं ये कोशिश करती रहूंगी, मेरा आगे सपना भी है कि मैं एक मोटरसाइकिलिंग स्कूल भी बनाऊं दिल्ली एनसीआर में, जहाँ पे जो लड़कियां होंगी वो सिर्फ वो ही होंगी जो अफोर्ड नहीं कर सकती अपनी पढ़ाई और अपनी ट्रेनिंग मोटरसाइकिलिंग से रिलेटेड, ताकि उनके जो स्कूलिंग के फंड्स हैं और उनकी ट्रेनिंग के फंड्स हैं, रेसिंग के जो फंड्स हैं वो सारे कंप्लीट हो सके। लेट्स सी किस्मत कितना साथ देती है, भगवान कितना साथ देते हैं, मेहनत कितना साथ देती है, हो पाएगा तो शायद किसी के लिए कुछ कर दूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि जो ये एफर्ट्स डाल रही है वो फ्रूटफुल हो और एक अच्छा रिजल्ट निकल के आए, कि अच्छी क्योंकि हमारे पास ज्यादा कंपटीशन लड़कियों के लिए है ही नहीं। आप देख रहे हो लड़कों के लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लड़कों के लिए बहुत कंपटीशन है, और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत, अगर है कोई लड़की जो ये देख रही है तो मैं बताना चाहती हूँ उसको कि आपके अंदर वो बात मुझे पता है कि है, क्योंकि लड़कियां हर चीज कर सकती हैं और इस चीज का लड़कों को डर रहता है। ओके, एक छोटी सी बात करना चाहूंगा मैं, वो ये बात ये कि थोड़ा सा अचीवमेंट्स के बारे में बताओ कि एज अ लड़की आप क्या क्या प्राउड फील करते हो कि मैंने लड़की होके ये अचीव किया है। बीइंग अ गर्ल मैंने 2 बार केदारनाथ की राइड कर ली, ट्रैक भी किया, राइड भी करी मैंने लगातार। नवंबर में, अक्टूबर में लास्ट वीक में गई केदारनाथ, दिल्ली से केदारनाथ, दोबारा गई दिल्ली से केदारनाथ बाइक पर। तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कोई किसी लड़के में भी ये दम हो करने। ओके, चलो मैं अपनी बात ही कर लेता हूँ कि मैंने 2 बार नहीं किया है, मैंने सिर्फ 1 बार किया है क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है। लेकिन मैंने जो किया है, पहले दिन मैं केदारनाथ का ट्रैक किया, उसके ऊपर फिर मैं वासुकीताल गया, दोबारा 8 किलोमीटर की जर्नी, 8-8-16 का ट्रैक, जो कि खतरनाक हाई एल्टीट्यूड ट्रैक था। उसके बाद वापस अगले दिन का ट्रैक, तो 3 दिन लगातार 16-16 किलोमीटर चलाऊं मैं, पर मैंने 2 बार केदारनाथ नहीं किया है। मैंने केदारनाथ में दिल्ली से गई हूँ, ऋषिकेश, हरिद्वार में सती माता ने जहाँ पे अपने आप को भस्म कर लिया था, जहाँ पे शुरुआत हुई थी 51 शक्तिपीठ की, मैं वो जगह होकर आई हूँ। उसके बाद मैं गई केदारनाथ, क्योंकि जो शुरुआत वहीं से हुई थी। उसके बाद मैं गई केदारनाथ, और केदारनाथ के बाद मैं गई ट्रैक किया ऑफ कोर्स मैंने तुंगनाथ, चोपटा। रात को 4 बजे पहुंची मैं वहाँ पे, मेरे मतलब ठंड हो रही थी, 11 भी नहीं, 1 था टेम्परेचर, इतनी ठंड थी। उसमें मुझे पसीना आ गया था क्योंकि इतना मुझे स्ट्रेस हो रहा था रात को चलाते हुए। अंधेरा था बिल्कुल, आजू बाजू बिल्कुल जंगल, 1 डिग्री में पसीना आ रहा था, पसीना आ गया था मुझे लिटरली। वीडियो था कि मेरे यूट्यूब पे मैं कितना चिल्ला रही हूँ। मेरे साथ एक फ्रेंड गया था मेरा बाइक पर,
और रास्ते में ही मिला था वो मुझे, और उसकी क्लास ले ली थी मैंने। उसने मुझे बोला चला 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 चला, उसकी तक जान निकल गई थी चलाते हुए। रात को 4 बजे हम लोग चौपटा पहुंचे। अगले दिन मैंने चौपटा का ट्रैक किया, दोबारा बता रही हूँ, केदारनाथ का ट्रैक किया, फिर चौपटा का ट्रैक किया, फिर मैं वापस आई, फिर मैं बद्रीनाथ गई बाइक से। फिर मैंने बद्रीनाथ में रुकी। बद्रीनाथ के बाद हम गए वहां पे एक ट्रैक है, उधर गई मैं, माना विलेज गई। माना विलेज तो पूरा ट्रैक ही है, आपको सिर्फ गांव का जो जहाँ पे शुरुआत होती है वहाँ पे बाइक पार्क करनी है, उसके बाद आपको पैदल जाना है। मैं गई थी कुंड तक। नहीं, मैं भीमपुल तक भी नहीं गई थी। भीमपुल तक मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम बचा नहीं था। बीच में एक कुंड आता है, बट जैसे भीमताल के लिए आपको इधर जाना है। नहीं सॉरी, भीमपुल, जो भीम का जहाँ पे भीम ने पत्थर रखा था, उसके लिए आपको सीधा जाना पड़ेगा। मैं गई थी लेफ्ट गई थी। वहां पर उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे वो पुष्प मिलता है, ब्रह्म कमल। मैं वहां तक गया नहीं हूँ, मैं तो बस भीमपुल तक गया था। हालांकि ब्रह्म कमल तो मैं वासुकीताल पे ले आया था, पर कोई बात नहीं, एक ही जैसे होते हैं कमल, तो नेचर तो एक ही जैसी चीजें होता है। हाँ, वहाँ गई थी। उसके बाद फिर वहां से वापस आई थी। फिर मैं दोबारा गई। ये 3 मैंने एक साथ किया। फिर वापस घर आई, मैं फिर दोबारा गई केदारनाथ। अच्छी बात है, ये काफी अच्छी चीज है। किसी लड़के ने नहीं किया, लड़के तक ने नहीं किया। तो मैं इस चीज को लेके आई एम सो प्राउड कि मतलब मैंने किया। मेरे मॉम डैड ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गया। सब ने ही बोला मुझे कि तू पागल हो गई है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, सच्चे मेरे को बहुत ही ज्यादा सुनने में बहुत पसंद आया कि ऐसा भी होता है कि लोगों को इतनी अच्छी चीजें लग जाती है। हालांकि मेरे साथ तो चीजें हैं कि मैं रिपीट करता हूँ इन द सेंस कि मैं पिछले 3 महीने से लगातार उत्तराखंड में हल्द्वानी आ रहा हूँ, और आज भी हल्द्वानी में ही होता। कल मतलब आज सुबह मॉर्निंग में मैं हल्द्वानी में था, तो लगातार 3 महीने से हल्द्वानी आ रहा हूँ, क्योंकि वही होता है कि शेर को एक बार फूल लग जाता है तो वो करता रहता है। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश भी गई, MP ग्वालियर गई। कौन सा मंदिर है वो, राम मंदिर, राजा राम मंदिर। राजा राम का जो है टाइटल, वो राजा राम मंदिर उनका जहाँ पे वो पैदा हुए थे वहाँ नहीं मिला। उससे पहले उन्हें कहीं और मिल चुका था, वो था ओरछा। ओरछा में उनको टाइटल दिया गया है राजा राम। वो नगरी है राजा राम की, वहाँ पे कलयुग में ही उन्होंने आकर दर्शन दिए थे, और वहाँ पर आकर के वो बसे थे। और उनका टेम्पल है वहाँ पे, बहुत खूबसूरत, और उसकी स्टोरी बहुत खूबसूरत है। मज़ा आ गया था वहाँ पे जाके। मुझे भी ये सिर्फ ट्रैवल में ही पता चला, जब मैं निकली थी तब मुझे पता चला था कि ऐसी भी कोई जगह है। और मज़ा पर एक नंबर नई चीजें मैं जाके एक्सप्लोर करूंगा जब बताया है। उसके बाद मैं गई खजुराहो के बाद गई मैंने 36 योगिनी भी कर लिया। उसके बाद मैं खजुराहो के बाद और कहाँ गई थी मैं, याद भी नहीं आ रहा। मितौली गई मैं, मितौली भी हो आई। और उसके बाद कहाँ गई थी मैं, झांसी की रानी तो मुझे जाना ही था। उनसे मतलब बहुत बहनों जैसी फीलिंग आती है। और आपको मैं एक बात बता दूं, झांसी की रानी में गई तो मुझे कुछ फैक्ट्स पता चले। जैसे कि मुझे ये नहीं पता था कि जब उन्होंने अपना प्रॉपर्टी नहीं दी थी अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने आधे से ज्यादा उनका किला जो था वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो जो उनका जो किला है अब वो आप देख तो सकते हो, अब सिर्फ वही हिस्सा देख सकते हो जो अंग्रेजों ने बाद में बनाया रानी के मरने के बाद। और उनकी कब्र है ग्वालियर में। और सबसे पहला जो था, हम लोगों को सब पता है ना, रानी पद्मावती ने गौहर किया था। उससे पहले एक गौहर हुआ था, वो हुआ था ग्वालियर फोर्ट में। सबसे पहला फोर्ट वहाँ हुआ, और सबसे पहला जौहर जो था वो वहीं पर हुआ था। गौहर नहीं था, जौहर। उन्होंने जौहर इज नॉट जलना या कुछ, जौहर का मतलब अपने आप को बलिदान कर देना। नहीं, जो सबसे पहला जौहर हुआ था वो पानी में हुआ था। वो था कुएं के अंदर 116 रानियों ने अपने आप को
डुबकी लगाती है। ओके, वो ग्वालियर में हुआ था, वो जगह अभी भी है वहाँ पे, उन्होंने वो ऊपर से कवर कर रखा है, बंद कर रखा है। चलो अच्छी बात है। ले स्पीति सब कुछ खत्म कर दिया कुछ? स्पीति नहीं किया मैंने खत्म, स्पीति मुझे करना था, 17 में गई थी मैं स्पीति करने के लिए, लेकिन जो मेरी बाइक का अलॉय था ना वो ब्रेक हो गया था रास्ते में, तो इसलिए मैं ले जा नहीं सकती थी उसको आगे, क्योंकि स्पीति में कुछ भी नहीं है, 100-200 किलोमीटर कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो अगर मेरी अलॉय और टूट जाता तो मेरी बाइक वहीं बैठ जाती, तो इस वजह से मुझे फिर वहाँ आधे हिस्से से वापस आना पड़ा था। कोई नहीं, अब सिर्फ जो मेरा हुआ है वो स्पीति नहीं दोबारा हुआ, हो जाएगा। अभी मैं उत्तराखंड में अभी तो हूँ, कल मैंने फिर वापस आना है उत्तराखंडी, उसके बाद फिर विमेंस डे के बाद 10 तारीख के बाद मैं रहूंगी कुछ 20-25 दिन उत्तराखंड में। तो अभी मतलब जैसे मैं explore 40 करते हुए या दिन फिर कहीं पे stay type में? एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मैं अभी मेरा प्लान था वेस्ट बंगाल जाने का, वहाँ पे 15 से 20 शक्तिपीठ है, लेकिन अभी जैसे इलेक्शंस चल रहे हैं तो इस वजह से मेरा डिले हो रहा है, और उसी वजह से ये राइड भी बनी मेरी, तो वरना मैं वेस्ट बंगाल होती। ओके, थोड़ा सा फैमिली के बारे में, फैमिली में कौन कौन मस्त है, सेक्सी, सब बहुत खुश हैं। ओके, कोई भाई बहन? बहन है मेरी, शादीशुदा है, उसका एक बेटा भी है, मेरा छोटी भाई है, छोटी है, उसने जो शादी कर ली, लव मैरिज है। और भाई? भाई भी मेरे जितना ही है, पढ़ रहा है अभी तो, छोटा ही है। तो सबसे बड़े आपके घर के अंदर सबसे बड़ा मैं हूँ। एक अच्छा बेस सेट कर दिया है। मतलब मेरी फैमिली में बोलते हैं सारे मुझे कि मतलब लड़का पैदा होना चाहिए था, लड़की पैदा हो गई, लेकिन ये गलती है, ये फर्क क्या पड़ता है? हाँ ये लोगों का सोचना बहुत गलत है, कि जैसे मैं कल बोल रही थी ना कि सिर्फ सोच है कि एक छोटी उम्र का बच्चा बुद्धिज्म भी फॉलो कर सकता है, और उसी उम्र का बच्चा ड्रग्स भी ले सकता है, मतलब गलत रास्ते भी जा सकता है। यार लड़कियां, इतनी सारी लड़कियां हैं, गायत्री पटेल है, आकांक्षा है, ऐश्वर्या पैरसी, बहुत सारी लड़कियां हैं। अब तो इतनी सारी मोटिवेशंस आपको मिलेंगी लड़कियों से। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मोटिवेशन आपको घर से मिलनी चाहिए, वो आपकी मॉम से। मॉम डैड को देखो, वो आप लोगों के लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस और कितनी चीज़ें छोड़ देते हैं, उनसे मुझे भी बहुत कुछ मिलता है। जब मैं अपनी मम्मा को देखती हूँ तो वो मुस्कुराई रही होती हैं, अगर मतलब झगड़ा भी हो जाए ना मम्मी से, मैं कुछ बोल दूँ तो फिर 1 घंटे बाद मुझे आके पूछेंगे जरूर तूने कुछ खाया, तो माँ का प्यार। हाँ, वो तो भाई वो चीज़ मिल नहीं सकती कहीं पर भी। वो माँ का प्यार कहीं पे भी नहीं मिल सकता है, जो सच्चाई है। उनसे मोटिवेशन लो, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि क्या लगता है आपको कि लड़कियों के साथ अभी तक ऐसा होता हुआ आया, तो क्यों होता हुआ आया, अब चीज़ें बदल रही हैं, आपको कैसा लग रहा है। जब तक आप अपने पेरेंट्स के साथ ओपनली बात नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि वो जो जनरेशन गैप है वो कभी भी फिल नहीं होगा, वो और बढ़ता चला, मतलब वो और बड़ा होता चला जाएगा। और मुझे लगता है कि मैं जैसे अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लोगों के साथ ज़्यादा उठती बैठती हूँ, तो मैंने ट्रैवल भी उन लोगों के साथ ही, मैं 14 साल की उम्र से ट्रैवल कर रही हूँ, बहुत घूमी हूँ मैं बड़े बड़े लोगों के साथ ही। मतलब जब मैं 14 साल की थी तो मैं 30-35 एज के ग्रुप के साथ ट्रैवल करती थी, बहुत बड़े बड़े, तो उनके साथ रह के उनकी बातें सुन के ना मैं भी थोड़ी सी चीज़ें, वो कहते हैं ना संगति का असर, तो वो हो गया है। लेकिन मैं ना स्मोक करती हूँ, ना मैं हुक्का कभी ज़िंदगी में किया है, और ना ही मुझे अल्कोहल पसंद है। तो मुझे नहीं, मतलब करती हूँ या नहीं करती हूँ? नहीं, पसंद ही नहीं है, तो करूँगी क्या मैं। मुझे उसकी स्मेल भी पसंद नहीं है इतनी, लेकिन मुझे लगता है कि जब आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार हो, जब आपके पास नशा हो ज़िंदगी में, ऑलरेडी मेरे पास एक पैशन है, और वो पैशन है कि मुझे लाइफ को अंडरस्टैंड करना है। लाइफ इज़ नॉट वेरी स्मॉल, और बहुत बड़ी भी नहीं है, पर बहुत मिस्टीरियस है। आप जितना ज़्यादा उसके अंदर उसको समझने की कोशिश करोगे ना, आपको प्यार हो जाएगा कुदरत से, आप मुझे लगता है खुद ही बदलना शुरू कर दोगे। और ये 3 साल में मेरी फैमिली ने और मेरे फ्रेंड्स ने मेरे अंदर इतने ह्यूज चेंजेस देखे हैं ना, ये 3 साल से। उन्होंने बोला तू तो देवी हो गई है अब। ये मुझे भी थोड़ी सी देवी जैसी फीलिंग आ रही है। कि तेरी बातें सुन लो जरा। मैं क्या करूं, मैं क्या बोल सकती हूँ, मैंने इतना फीलिंग्स नहीं है क्या? मर जाओगे? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ, ये जो भी मेमोज हैं
अब जैसे कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो मुझे शायद इसलिए पसंद भी नहीं करते कि मैं बहुत ज़्यादा मुफट हूँ। वोकल। तो मेरे को ये लगता है कि यार जब आप किसी गलत चीज़ के लिए, मैं ना गालियाँ निकालती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है, ना मैं आपको अब्यूज़ कर रही हूँ, ना मैं आपको इंसल्ट कर रही हूँ। रिप्लाई में सेम चीज मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप मुझे कुछ बोल रहे हो तो मैं उस चीज़ को जवाब तो दूंगी ना, मैं सुन तो नहीं लग सकती। और फिर जब हाँ मैं थोड़ी सी फीमेल ओरिएंटेड मतलब फेमिनिज्म को लेके थोड़ी सी मेरा उस चीज़ के लिए पलड़ा भारी रहता है। मैं लड़कियों को पहले ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, उसके मेरे अपने पर्सनल रीजंस हैं। लेकिन अगर मेरे सामने कोई माँ बहन करेगा लड़कियों के ग्रुप में तो मैं कैसे सुनूंगी? एग्जैक्टली। मैं से ये चीज़ें नहीं सुनी जाती है, चाहे कोई भी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो। अब फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, अब क्या उसका सही है आपकी माँ बहन को गाली निकालना? नहीं, गलत है। आपको निकाले ना, आपकी फैमिली ने क्या किया? कुछ नहीं किया ना। तो ये चीज मैं समझाना चाहती हूँ लोगों को कि जिस बंदे ने किया है उसको बोलो। वो मेल ओरिएंटेड भी थोड़ी सी होनी चाहिए तो ज्यादा। अगर आपको अब्यूज करना है, इंसल्ट करना है, लड़के को करो, लड़कियों को बीच में क्यों लेकर आ जाते हो? मेरी मॉम भी बार बार मुझे यही चीज समझाती हुई आई है, यही सुनती हुई आई हूँ, आदमियों के झगड़े में हमेशा औरतें पिसती हैं, जो कि गलत है। झगड़े भी लड़कियों की वजह से हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सब लड़कियां सही होती हैं, लेकिन आप अपना खुद का भी तो ब्रेन यूज करो ना। और कुछ मजेदार चीज, कोई ऐसी चीज जिससे मैं इस वीडियो को मस्त नोट पे एंड कर सकूं। मैं पूछती हूँ आपसे क्वेश्चन। पहले मेरी 5 पॉजिटिव चीजें बताओ जो आपको लगी हो। ठीक है, 5 अच्छी चीज में एक तो पहला तो गर्ल्स पावर को या फिर वुमेन एम्पावरमेंट प्रमोट करना जिसकी जरूरत है। दूसरा क्या है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, वो बहुत जरूरी है। वो लड़कियों को मुंह बंद करके नहीं रखना चाहिए, अपना पॉइंट तो बोलना ही चाहिए। हालांकि कैसा जाता है वो बात की बात है। हाँ, पर एटिकेट्स रखने चाहिए, जैसे कि रिस्पेक्ट रखो आप बड़ों की। तीसरा जो मैं पर्सनली जो मुझे चीज अच्छा लगा वो ये है कि चाहे वो बेशक से शक्तिपीठ ही क्यों ना हो, अपने कल्चर की ओर बढ़ना, चाहे वो मेल ओरिएंटेड हो या फीमेल ओरिएंटेड हो, वो नहीं, मतलब कि कुछ भी करके, क्योंकि जो अपना सनातन है या वो बहुत ज्यादा वास्ट है, उसको कहीं से भी नहीं पकड़ सकते। हम पकड़ेंगे तो वो भी उसका जैसे, जबकि मैं भोले की भक्त हूँ, माइनस में से मतलब इन्फिनिटी में से -1 करना तो उसका कुछ अर्थ होता नहीं है। 0 में से 0 घटा दो या 0 में से 0 प्लस कर दो, वो वाली कहानी है। तो ये मुझे कल्चर वाला पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगा। चौथा, मैंने इतनी लंबी राइड पे पहला फीमेल राइडर देखा। और 5वां कि सभी लोगों को पसंद आए हो, ये सबसे अच्छी चीज है। हर कोई दिव्या ही कर रहा है, चाहे कोई भी हो। हाँ, एक अच्छी चीज बताता हूँ ये सच में मुझे तो लगा सब मुंह बना के बैठे होंगे मुझसे। सबसे अच्छी चीज ये लगी एक्चुअली में, जब थोड़ा सा वो कार के साथ जो इनका एक्सीडेंट सा हुआ था, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा अपसेट हुई होंगी। और अपसेट का रीजन जो मैंने फील किया वो हो सकता है, पहला तो ये कि कोई बंदा गाइड करने के लिए नहीं है। पहला हम थोड़ा सा डिटूर हो गए थे, 10-15 किलोमीटर के आसपास गलत जगह हम 5-7 लोग चला गए थे और बाकी जो ग्रुप था वो एक जगह चला गया था। एक तो वो पूरा पहले डिटूर करना कि हम रास्ता भटक के वापस जाना, उसमें भी एक्सीडेंट हो जाना, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मूड अपसेट होगा। पर एट द एंड ऑफ द डे देखा कि सब कुछ चिल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ भी ऐसा नहीं लिया कि जिससे पूरे ग्रुप पे अफेक्ट पड़े या फिर राइड ना करके। मुझे लगा कि गुस्सा होके शायद हो सकता है कि वापस जा रही होगी, मैंने तो पर्सनली ऐसे फील किया था कि, क्योंकि मुझे तो जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो मुझे लगता है कि यार क्या इनको मैनेजमेंट भी करना नहीं आता कि वहां पे बंदे को मुड़ना, तो वहां पे एक बंदे को खड़ा रखो, भैया ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ से मुड़ के जाना है। कोई खड़ा नहीं था, थोड़ा मिसमैनेजमेंट था। तो ये अच्छा लगा कि इन्होंने कुछ भी अपने ऊपर या फिर अपने चेहरे पे या फिर ग्रुप पे रिफ्लेक्ट नहीं होने दूंगा। ये सबसे बेस्ट पॉइंट लगा मेरे को। जो कुछ भी है स्टार्टिंग का हटा दो, 5 में से सबसे बेस्ट यही लगा, आखिरी वाला। ये चीजें तो चलो देखो, ये तो आपको भी पता है कि बहुत छोटे ग्रुप में भी हो जाता है ये तो, और ये तो बहुत बड़ा ग्रुप था। 40 लोगों को मैनेज करना कोई आसान नहीं है। 40 लोग, 10-5 हो तो आराम से हो भी जाता है। 36 मोटरसाइकिल्स है और 36 में प्लस वो 4 राइडर्स भी आए थे। वो कितनी बाइक्स थी? वो 2 या 3 है, चलो 36 प्लस मोटरसाइकिल्स है। और इसको मैनेज करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। हर कोई मोस्टली सब अपने तरीके से चलाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि पूरी प्रैक्टिस करके या गाइडेंस लेके या ट्रेनिंग करके आया है।
पर हर किसी का मूड अलग, हर किसी का नेचर अलग, राइडिंग करने का तरीका अलग, तो उस हिसाब, और सब पहली बार एक दूसरे से वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पहली बार एक दूसरे के साथ राइड कर रहे हैं, ट्रेंड नहीं है, तो उस हिसाब से भी अगर देखी जाए तो 10 आउट ऑफ 7 तो इस राइड को मिलना चाहिए। हमने 6 घंटे की बजाय 12 घंटे तो लगाए। मैं इस राइड को 10 में से 8 पॉइंट या 9 पॉइंट दूंगा। बस एक छोटा सा पॉइंट, वो छोटा सा थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट में से काटना चाहूंगा। बाकी सब कुछ अच्छा था, लोग मुझे अच्छे मिले, दिव्या मिल गई मुझे वैसे मतलब मिली इन द सेंस कि नया चेहरा मिला, नए पर्सन को जानने के लिए मिला, इतनी सब चीजें मिली देखने के लिए, सुनने के लिए, जो मैंने अब तक नहीं सुनी थी या नहीं एक्सप्लोर की थी, वो सब कुछ मिला। और काफी सारे नए कनेक्शन बने। हो सकता है मुझे कहीं आगे नॉर्थ में जाना हो तो मैं किसी को कांटेक्ट करूं, या कोई जा रहा हो तो वही मुझसे बोलेगा चल सकते हैं। तो ये सब चीजों के लिए अच्छा लगा। थैंक यू दिव्या इतना सब कुछ शेयर करने के लिए, फ्रैंकली बिना कुछ छुपाए। और अब नेगेटिव बताओ, बताने के लिए। पॉजिटिव तो बता दिया। ओके चलो मैं कैमरा बंद कर लेता हूँ। नहीं ऑनेस्टली यार देखो, हमें कैसे पता चलता है यार, मुझे लगता है नेगेटिव में बता देता हूँ, नेगेटिव मुझे कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं लगा। नहीं ऐसा हुआ है, जो भी पहले मेरे नेगेटिव थॉट्स जैसे मैंने बताया वो चेंज हो गए बिहेवियर देख के। मैंने ये बोला कि मुझे लगा कि गुस्सा हो जाएगी, ये मुझे नेगेटिव लगा, जो मेरी गलत जजमेंट था वो 0 हो गया या फिर माइनस में चला गया जब मैंने उसका आउटपुट देखा कि जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। मुझे ये लगा कि हो सकता है कि ये लड़की गुस्सा हो जाएगी और राइड को स्पॉइल हो सकता है या फिर वापस चली जाएगी या मूड अपसेट हो जाएगा। वो नहीं हुआ, तो नेगेटिव पॉइंट नहीं है। नेगेटिव पॉइंट होते हैं अगर ये होता तो। ओके चलो अच्छी बात है फिर तो। चलो ठीक है, अब मैं सेम क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। चलो आप ही बता दो मेरे बारे में। मैं बोलो सच बोल। 5 पॉइंट चाहिए मेरे को। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मेरे साथ बैठे भी नहीं, मैंने नोटिस भी नहीं किया। इतना सारा ग्रुप है, मतलब जिनसे मैंने ज्यादा बात करी एक तो सैंडी है, सैंडी से ज्यादा बात करी। उसको तो पर मैं पहले से जानती हूँ, और दीदी हैं एक जिनके साथ मैंने रूम शेयर किया है, उनको उनके बारे में बोल सकती हूँ, जो टैक्स वाली इनकम टैक्स वाली दीदी है, उनके बारे में अच्छा बोलना ही है। अरे वाह, दीदी से आके मिलाता हूँ आपको, इनकम टैक्स वाली दीदी हमारे साथ। हाँ इनकम टैक्स वाली दीदी से जरूर मिलना, बहुत अच्छी है, क्यूट है, प्यारी सी है दीदी, काफी अच्छी, काफी फ्रैंक है। हाँ, और रात में सबके साथ चिल कर रही थी, अच्छा नेचर है उनका। दीदी काफी अच्छी लगी मेरे को, मेरी भी दीदी है तो उनके बारे में मैं बोल सकती हूँ। बट आप बैठे ही नहीं, आपने बात ही नहीं करी। पता नहीं, मैं यही बात बोल रही थी कल सैंडी को कि मैं कहा यार सैंडी मैं नहीं बोलूंगी किसी को भैया। मैंने कहा यार मुझे लग रहा है यार ये लोग मुझसे बात नहीं कर रहे, ये लोग एफर्ट्स नहीं डाल रहे मुझसे बात करने में, शायद इनको लग रहा है कि मैं इनसे बात नहीं करूंगी। नहीं एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैंने सोचा था कि अप्रोच करता हूँ, और अप्रोच करने के लिए जैसे कि इंग्लिश बोलता हूँ सबसे पहले जाके, क्योंकि मैं तो 24 घंटे इंग्लिश में बात करता हूँ। हिंदी में बात ही नहीं करती। फिर रात को इन्होंने बोला कि भाई मेरे से आगे हिंदी में बात करो, मुझे ज्यादा अच्छा लगा। अच्छी बात है, ये तो हिंदी में बात करेंगे जाके। फिर मैंने कल ये सोचा था कि 10 मिनट तो लूंगा ही कल, मतलब मेरा पहला। मुझे तो सैंडी ने बोला सबको लगा कि तुझे गुस्सा बड़ा आता है। नहीं मुझे क्या पता सैंडी ने क्या बोला, मैंने ये सोचा था अपने मन में कि 10 मिनट लूंगा, एक पूरी जर्नी सोचूंगा कि कैसे अपनी राइडिंग स्टार्ट की और क्या क्या करना, क्या क्या कंप्लीट किया है एज अ राइडर, और क्या क्या कंप्लीट करने वाले हो। इसलिए बाकी मुझे रात को पता लगा भैया ये तो खजाने हैं, यहाँ तो सब कुछ हुआ पड़ा है। ये तो जो पता है स्टार्टिंग मैंने काउंट नहीं किया, 2.5 लाख 5 लाख कंप्लीट करके मैं तो 2 लाख सच है कि 2 लाख किलोमीटर करने के बाद भूल चुकी हूँ, भूल चुकी हूँ कि अब कितना किया है या कितना, मतलब 2 लाख किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद ऑन बाइक भूल चुकी हूँ कि कितने लाख और कंप्लीट हो चुके हैं, भूल चुकी हूँ। मैंने 3 मोटरसाइकिल सेकंड हैंड खरीदी और तीनों पे बहुत मारी राइड, बहुत मारी राइड। मनाली तो पता नहीं कितनी बार गई हूँ मैं, 17, 18, 19 बार जा चुकी हूँ मैं मनाली। भाई मेरा मनाली कंप्लीट ही नहीं हुआ, बस एक बार शिमला। मनाली बहुत बार गई हूँ मैं, और बहुत जगह जा चुकी हूँ मैं, पर पहाड़ों में ही ज़्यादा गई हूँ। साउथ मैंने अभी तक ज़्यादा कवर किया नहीं है। हिमाचल, राजस्थान में पूरा कवर कर चुकी हूँ, राजस्थान की गलियाँ जा चुकी हूँ मैं, मतलब बहुत किया है वो। और मतलब 3 मोटरसाइकिल सेकंड हैंड अच्छी खासी धो के मैंने निकाल दी है, कि निकालने के बाद भी सिर्फ 5,000 या 10,000 में बिकी है वो, मतलब कबाड़े के रेट में बिकी है। कबाड़ी वाले के पास ही समझ लो कि बेची है मैंने वो, इतनी चलाई वो। और टीवीएस लेने के पीछे या टीवीएस ही राइड करने के पीछे कोई मेन लॉजिक? ऑफिस
मैंने ये सोचा था कि ना मैं ना बुलेट कहाँ कहाँ लेकर जाऊंगी और फिर लोगों की बाइक्स लेके, क्योंकि मैं ना मल्टीपल मोटरसाइकिल्स यूज करती हूँ बहुत बार अपनी राइड कंप्लीट करने के लिए। तो जब मैंने ये सोचा कि भी मुझे ऑफिस आना है और अब एक्टिवा तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे बाइक ही चाहिए, तो मैंने सोचा कि ये चला कर देखती हूँ। तो जब मैंने चलाई TVS तो मुझे अच्छी लगी, कंफर्ट लगी, ट्रैफिक में भी अच्छा ब्रेक है इसका। और दिल्ली का ट्रैफिक तो पता ही आपको, दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक, तो मैंने सोचा ये अच्छी, ये सही रहेगी। लेकिन फिर मैंने जॉब ही छोड़ दी। फिर 2 साल होने वाले हैं मेरी TVS, होने के वाले हैं। वैसे कल ही खरीदी थी मैंने, कल ही आई थी मेरे पास, 27 फरवरी को मेरे पास आई थी अपाचे। तो मेरे लिए ये राइड इसलिए ज़रूरी थी करनी क्योंकि एक तो इसके 2 साल कंप्लीट हो गए, सेकंड एनिवर्सरी राइड है ये बाइक की। हाँ सेकंड है, और मैंने इसके ऊपर कोई लंबी राइड नहीं मारी। ये सिर्फ दिल्ली टू गोवा गई थी, उसके बाद अब ये एक राइड करी है। हाँ मतलब ठीक ही है, ठीक ही है वो राइड। लंबी राइड्स होती हैं जैसे यार 1000 किलोमीटर लंबी राइड। मेरे लिए लंबी राइड का मतलब होता है दिन, जैसे मैं करके आई 40 दिन हिमाचल प्रदेश में, तो वो मेरे लिए लंबी राइड है। कईयों के लिए ऑनेस्टली बोल दूं, देखो आपको भी, आप भी मानोगे, कईयों के लिए लंबी राइड ना 50 किलोमीटर भी होती है। ऑफिस में लोग और उनकी गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही तरीका है। आप एटलीस्ट बाहर निकल रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो। लोग इतना बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि उन्हें इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। अब आप मानोगे, कई लोग मुझे बोलते हैं कि दे आर जेलस कि दिव्या तू वो कर रही है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं मतलब तेरी तो मुझे, हाँ मुझे अच्छा लगता है ये कि तो मुझे उस चीज का घमंड नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर सब अपना काम छोड़ के राइडिंग करनी शुरू कर देंगे एग्जैक्टली, तो काम कौन करेगा? और मैं तो सबसे पीछे रह जाऊंगी, क्योंकि मुझसे ज्यादा अच्छी हैं लड़कियां बहुत, और बहुत लड़के हैं ऐसे जो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं छोड़ सकते हैं सिर्फ मोटरसाइकिलिंग के लिए और राइडिंग के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें ग्राउंडेड ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने पे आएंगे तो फिर हम नहीं दिखेंगे। क्या लाइन बोली है ना? सच है पर मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर हर कोई अपना पैशन फॉलो करता रहेगा, या हर कोई ऐसे मेरी तरह घुमक्कड़ बन के घूमता रहेगा जिसका दिन का नहीं पता, रात का नहीं पता। इस राइड पे आने से पहले मैंने 5 बजे 6 बजे रात की बुक की थी। बाइक को मैं ले गया पास वाले मैकेनिक वाले के, भाई इसके बोल्ट वोल्ट सब टाइट कर दे बस, कल जाना है मेरे को अगले दिन। हाँ ऐसा ही होता है। तो मैं जिस तरीके से, अब जितने मेरे दोस्त हैं सब लोग बोल रहे हैं भाई पहले 5 दिन पहले बता देता, 10 दिन पहले बता देता, तेरे साथ चल देते, पर ऐसा होता नहीं है। लास्ट मोमेंट में प्लान बनते हैं, और मैं तो लास्ट मोमेंट वाला ही बन रहा हूँ। ओके, मेरे लास्ट मोमेंट मुश्किल से बनते हैं, क्योंकि मेरे प्लान ना बन चुके होते हैं पहले से कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, और फिर उनको ड्रॉप करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो होते हैं ना कमिटमेंट्स, प्रायर कमिटमेंट्स, वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। अभी जैसे 51 शक्तिपीठ है ना, जो इसके लिए मुझे पता नहीं कब कंप्लीट होगा ये, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी इतनी आसानी से मुझे वीजा मिलने वाला है। होगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कंप्लीट तो होगा ही होगा, होना ही पड़ेगा, बस यही चाहिए। हाँ होना ही पड़ेगा भैया, ऐसे कैसे नहीं होना पड़ेगा, मेरी देवी है वो, ऐसे कैसे कोई रोक देगा। और आपको पता है कितने ऐसे हिमाचल लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए ढंग से। आप फोटोग्राफ्स 5 कम ले लो, लेकिन आप एटलीस्ट नेचर एंजॉय करो, ठीक है? आप देखो, जाके हिस्ट्री जानने की कोशिश करो, आप वहाँ के लोगों से, लोकल लोगों से बात करने की कोशिश करो, उनके गाँव में रहो, आपको ऐसी चीजें पता चलेंगी जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। आप मानोगे नहीं, कई ऐसे हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं जो कि अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रॉय होने के बाद सरकार ने दोबारा बनाया। तो ये ऐसी चीजें भी हैं बहुत। पर अगर जैसे कांगड़ा फोर्ट है, मैं गई थी कांगड़ा फोर्ट के बारे में जानते हो आप? वो फोर्ट का इतिहास महाभारत में है, महाभारता से लिंक है वो कांगड़ा फोर्ट। ये मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं वहां गई नहीं। मैं वहां गई, वहां के लोकलों से मैंने बात करी, तब मुझे पता चला कि पांडव भी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर रहे थे, उन्होंने बसाया था। कांगड़ा पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ एक किला है, और वो बहुत खूबसूरत है वो किला। और उसकी खोज किसने करी थी? अंग्रेज ने। लोग वहां रह रहे थे, वो बिल्कुल जंगल था, सब कुछ था, और अंग्रेजों ने बहुत जगहें ढूंढी हैं हिंदुस्तान में।